गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चे लोग? क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? बिल्कुल ऐसे ही मस्ती मजाक, हैविंग फन, है ना? अच्छा लगता है ना फन करना, मज़ा करना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज का नया टॉपिक है अनुच्छेद लेखन या कहानी लेखन। तो होता क्या है अनुच्छेद और कहानी? कहानी हम सबको पता है, कोई ना कोई कहानी। अनुच्छेद यानी कि एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर हमें कुछ लाइंस लिखनी होंगी, कुछ सेंटेंसेस लिखने होंगे जो कि एक पैराग्राफ होगा, ठीक है ना? तो अब दोनों को ही लिखने के अलग अलग ढंग होते हैं। तो आज हम लोग अपनी लेखन कौशल पर काम करेंगे, ठीक है? कि लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सपोज़ आगे जा कर के इन फ्यूचर आप लोग मूवीज़ के स्क्रिप्ट राइटर बन जाएं, क्या मालूम आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़े किसी मूवी के लिए, फिर तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अच्छा, क्या आपको पता था कि ये सब सीखने से हमारे लिए कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं हमारे? अब तो आजकल तो यूट्यूब पर भी कितना कुछ जो है आने लगा है। सब कोई अपने आप में इतना बड़ा एक्टर है और हर किसी को स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हाँ, अब आप देखेंगे कि लोग अपने वीडियोस बनाते हैं, लोग शॉर्ट्स बनाते हैं। इन सब के लिए हमारे पास लेखन कौशल ज़रूरी है। आपको क्या लगता है सब ऐसे ही पट 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 बोल देते हैं? नहीं, वो लोग पहले लिखते हैं, एक ड्राफ्टिंग करते हैं, आराम से लिखते हैं, सोचते हैं कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कौन सी चीज़ पहले आनी है, कौन सी चीज़ बाद में आनी है। जैसे कि मैं करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं पहले पूरे स्लाइड्स को, सारी स्लाइड को जितने भी हैं सबको एक बार पढ़ लेती हूँ। कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं उसे ठीक करती हूँ। और अगर बिना किसी लेखन के मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ तो शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ। हाँ, तो इसलिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है लेखन कौशल। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में हमारे लिए खुल जाएंगी, ठीक है ना? अभी तो आप छोटे हैं, तो अभी हम लोग छोटे लेवल के लिखना विखना सीखेंगे, ठीक है? अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ लिखना होगा, कहानी यानी कि कहानी लिखनी होगी। आइए बिना समय बर्बाद किए फटाक से शुरू करते हैं। अब बारी आती सबसे पहले अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर निश्चित क्रम में, एक प्रॉपर क्रम में, है ना, यानी कि किसी सीक्वेंस में हमारे विचारों को प्रकट किया जाता है। जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो ऐसे लेख को, जो भी हम लिखते हैं, उसको ही हम अनुच्छेद कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद नहीं करनी है, ठीक है? ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है कि आखिर अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद पैराग्राफ है जिसमें हम एक निश्चित क्रम में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में किसी टॉपिक पर लिखते हैं, ठीक है? और ये शॉर्ट होता है, ये निबंध के जैसा ही होता है, लेकिन निबंध में कई सारे टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद छोटा होता है, ठीक है? अब किसी भी अनुच्छेद को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। बहुत आसान है, देखो, एक तो शुरुआत, एक तो अंत और मध्य। बहुत आसान है। देखो, आरंभ, इसे भूमिका या प्रस्तावना कहते हैं। इसमें विषय का साधारण परिचय दिया जाता है। तो जो भी टॉपिक है उसका बेसिक, उसका एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन इस पार्ट में दिया जाता है। मध्य भाग, मिडिल भाग, इसमें जो है, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कई बातें डिटेल में लिख दी जाती हैं। फिर एंड है, इसे उपसंहार कहते हैं, अंत। इस भाग में अनुच्छेद का निष्कर्ष होता है, ठीक है ना? देखो, शुरू करना बहुत आसान है, कंटिन्यू करना फिर भी आसान है, लेकिन अगर अनुच्छेद को अच्छे से बंद नहीं करेंगे, उसका अंत अच्छे से नहीं करेंगे, तो फिर अनुच्छेद प्रभावशाली नहीं लगता है, ठीक है? अब सोचिए, मैंने बड़ा अच्छे से हेलो, हाय, नमस्ते, मैं आपकी हिंदी के अध्यापक सुनीता मैम ऐसे करते करते शुरुआत की, पढ़ाते चले गए और एकदम से मैंने बंद कर दिया। ना बाय बोला, ना आप लोगों को मैंने बोला कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे
इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं ना, मैंने आपसे ये बोला, कुछ भी नहीं बोला, बस जैसे ही टॉपिक ख़त्म हुआ खट्टे से मैंने एंड कर दिया। नहीं अच्छा लगेगा ना, आपको भी कंफ्यूजन लगेगा, ये क्या चल रहा है, ऐसे लगेगा, है ना। तो अंत करना भी किसी पैराग्राफ का या कोई भी चीज़ हो, कहानी हो, पैराग्राफ हो, आप स्पीच लिख रहे हैं, बहुत आप जब आगे बढ़ेंगे, आप लोग बड़े होंगे, आप लोग स्पीच भी लिखेंगे और आप लोग जो है निबंध लिखेंगे, तो सब किसी में अंत बहुत ज़रूरी है। ये दो बहुत ही ताकतवर चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप डिबेट की प्रिपरेशन करते हैं तब भी आरंभ और अंत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डिबेट यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता। खैर अभी हमको वो सब कुछ नहीं जानना है, हमको जानना है अनुच्छेद लेखन के बारे में, ठीक है। फ़िलहाल अब किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, निर्धारित विषय के संबंध में आप जितनी भी बातें लिखना चाहते हैं उसकी सूची बना लीजिए। अब ये है प्रैक्टिस की बात, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब, अब जब एग्ज़ाम है तब आप सूची बनाने बैठेंगे तो हो चुका है ना। तो ऐसा नहीं होगा, आपको दिमाग में रखना है। फिर अनुच्छेद की रूपरेखा, एक आउटलाइन यानी कि ड्राफ्ट बना लेना है। कौन सी चीज़ पहले रखनी है, कौन सी चीज़ बाद में रखनी है। देखो, पहले हमें जो भी बातें हमको पता हैं, जो भी टॉपिक हमें मिला है, उस टॉपिक के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, हम पहले वो सोचेंगे, ठीक है। अब हम रूपरेखा बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे कि कौन सी चीज़ हमको पहले रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ से हमें एंड करना चाहिए। फिर अनुच्छेद की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, मतलब करेक्ट होनी चाहिए और ईजी होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद का आकार निश्चित कर लीजिए, यानी कि लंबा रखना है, शॉर्ट रखना है, डिपेंड करता है कि आपको क्या बोला गया। अगर 50 शब्द बोले हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जो है 10-12 वाक्यों में ख़त्म करेंगे। अनुच्छेद लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़िए। पढ़ना ज़रूरी है, अपना लिखा क्यों पढ़ना लिखना ज़रूरी है, अपना ही लिखा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बाई चांस कोई चीज़ छूट गई हो या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लें, सिंपल सी बात है। देखिए कि कहीं कोई बात छूट तो नहीं गई है। हाँ, ये चीज़, ये पॉइंट एग्ज़ाम में भी बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है ना। आपने जो भी एग्ज़ाम में लिखा है अपने को आंसर शीट में, वो सब कुछ आपको दोबारा पढ़ना चाहिए। शायद कुछ छूट गया हो तो आप उसमें जोड़ दीजिए, या फिर कुछ गलती हो गई हो तो आप उसे सही कर लीजिए। ये तो हर किसी में कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब कुछ उदाहरण के रूप में अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कि इंट्रोडक्शन हो रहा है, मध्य की बात हो रही है और कैसे अनुच्छेद को अंत किया जा रहा है, ठीक है। देखो, अब इसमें टॉपिक है मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन। आपको मिला संकेत बिंदु। संकेत बिंदु यानी कि आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, उसी के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। जीवन का अच्छा दिन, जीवन का बुरा दिन और भाई से मिलने की खुशी, ठीक है। ये मिला है तो इसी के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। अब पहला है जीवन का अच्छा दिन, ठीक है। मनुष्य के जीवन का हर दिन एक समान नहीं होता, तो पहला इंट्रोडक्शन आएगा, बिल्कुल सिंपल सा परिचय। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कई दिन तो इतने बुरे बीतते हैं कि हम उन्हें भूल जाना चाहते हैं, परंतु कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी यादों में सदा के लिए संजो कर रख लेते हैं। उन्हें याद करने मात्र से ही हमें सुख और खुशी का एहसास होता है। मेरे अब तक के जीवन में कई दिन आए और गए, परंतु 6 जून 20 या कोई भी डेट आप लिख लीजिए, क्योंकि 23 का तो जून आया नहीं है, आप कोई भी डेट लिख सकते हैं यहाँ पर, मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। अब देखो, इतना बड़ा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। उसे मैं सदा अपनी यादों में संजो कर रखना चाहती हूँ। अब वो अच्छा दिन तो है, लेकिन आप करना क्या चाहती हो अच्छे दिन का, आपने ये लिखा। अब देखो, यहाँ पे भाई से मिलने की खुशी है, तो मतलब बहन ने लिखा है। आप अगर भाई हैं तो आप अपना लिख सकते हैं संजो कर रखना चाहता हूँ। नानी जी ने मेरा माथा चूमते हुए बताया कि मेरा भाई आया है, मैं तो खुशी से झूम उठी, है ना। अब आप ये बता रही हैं
आप ये बता रहे हैं कि आप खुश क्यों रहे, आपके लिए सबसे खुशी का दिन क्यों था। ठीक है, आगे और भी है। मुझे लगा आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है क्योंकि मैं भगवान से भाई के लिए रोज़ प्रार्थना करती थी। अब रक्षाबंधन के दिन मैं भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधा करूँगी। यह सोचकर मन खुशी से नाचने लगा। ठीक है, मैं अपनी नानी से जल्दी अस्पताल चलने के लिए कहने लगी क्योंकि मुझे अपने भाई को देखना था। अस्पताल पहुंचकर सब लोगों ने मुझे प्यार किया और बधाई दी। लोगों में मिठाई बांटी गई। चारों ओर खुशी का माहौल था। अब देखो क्या क्या किया। ठीक है ना, कि जब बेबी बॉय आया तो कैसे उसको खुशी हुई, वो क्या क्या प्लान करने लगी कि रक्षाबंधन के दिन मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, और वो खुशी से नाचने लगी। अस्पताल जाने की ज़िद करने लगना, भाई को देखने की ज़िद करने लगना, कि फिर अस्पताल में क्या क्या हुआ वो सारी डिटेल बताई, है ना। मैं तो फूले ना समाई और यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। आपने फिर से बता दिया। अब यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर एंड कर रहे हैं। यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। वह दिन मेरे मन के आकाश में चांद, तारे और सूरज की भांति सदा चमकता रहेगा। ठीक है ना, कि आपने बोल दिया कि ये तो मेरा अच्छा दिन है, सबसे अच्छा दिन है, था भी और है भी, और ये हमेशा ही अच्छा बना रहेगा। ठीक है, तो देखो कैसे भाषा कितनी सरल है, किस तरह से शुरुआत की गई। देखो शुरुआत में देखो जीवन का बुरा दिन भी है ना, जीवन का बुरा दिन पूछा नहीं गया है, क्योंकि टॉपिक है मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन। पूछा नहीं गया है, पूछा गया है सबसे अच्छा दिन। तो बुरा दिन के बारे में भी हमने बताया है। देखो जीवन में कई इतने बुरे दिन आते हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। एक ही लाइन सिर्फ इसकी आई है, ठीक है ना। और हमें अब ये आपके ऊपर है, मैं नहीं कहती कि आप रट्टा मारिए। ठीक है, इस तरह के टॉपिक जब आए तो आपको सोचना है। ठीक है, और आपके पास अगर इस तरह से संकेत बिंदु आ जाए फिर तो और भी अच्छा है ना। फिर तो आपके पास एक गाइडलाइन हो जाएगी कि किस तरह से लिखना है। अब चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में कंप्यूटर का महत्व। अब बहुत बच्चों के जीवन में के घर में कंप्यूटर नहीं भी होगा। मैं मानती हूँ हर किसी के घर में कंप्यूटर नहीं होगा, लेकिन हर किसी के घर में मोबाइल तो होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना मोबाइल। हर किसी के घर में एक मोबाइल तो ज़रूर है। ठीक है, तो अब आप ये सोचो, क्योंकि मोबाइल एक तरह से छोटा कंप्यूटर है। हाँ, कि मोबाइल क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर है। तो आप उससे इमेजिन करो कि कैसे कंप्यूटर इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जो संकेत बिंदु दिए हैं वो क्या दिए हैं, विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं, आविष्कार। इसका विकास कैसे हुआ, प्रारंभिक अवस्था इसकी क्या थी, और प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत देखो कैसे होगी। हमने बताया सीधी सी, आज कंप्यूटर का शोर चारों ओर है। अब कंप्यूटर शोर नहीं करता है, ठीक है, कंप्यूटर इंसान नहीं जो शोर करेगा। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का बोलबाला है, बहुत यूज़ होता है कंप्यूटर। यह विज्ञान की नवीनतम खोज है, जो कि सच बात है कि कंप्यूटर क्या आया, फिर लैपटॉप आया, फिर मोबाइल, फिर जो है पेजर आए, मोबाइल्स आए, कितना कुछ आया। इसका प्रचार और प्रसार दुनिया में बहुत तेज़ी से हुआ है। हमारा देश भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान, अब देखो यहाँ तक तो हमने दिया इंट्रोडक्शन। अब कंप्यूटर विज्ञान द्वारा बनाया एक यंत्र दिमाग है। यह कठिन से कठिन अंकों की गुत्थियों को आसानी से सुलझा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई जा रही है। ठीक है, यदि मनुष्य से इसके संचालन में कोई गलती हो जाए तभी यह गलती कर सकता है, अन्यथा नहीं। कि इंसान ने अगर कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो शायद कंप्यूटर कुछ गलती कर दे, वरना वो कभी गलती नहीं करता। और सच तो यही है, सत्य तो यही है कि यह हमारे जीवन का एक ज़रूरी अंग बन चुका है।
ऑब्वियस सी बात है, हमारे लाइफस्टाइल का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के, या चलो बिना मोबाइल के पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर के खेल तो एक 4-5 साल का बच्चा भी आसानी से खेल लेता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वीडियो गेम, है ना। वीडियो गेम तो हर बच्चा आसानी से खेल लेता है, पता नहीं कैसे लोग सीख लेते हैं। मैं तो आज तक नहीं सीख पाई। मेरे पास 2 मोबाइल हैं और दो मोबाइल, एक लैपटॉप, फिर भी मैं आज तक जो है क्या बोलते हैं इसको, वीडियो गेम खेल ही नहीं पाई हूँ। मुझे खेलना ही नहीं आता है। अब देखो, घर, स्कूल, कार्यालयों एवं बाज़ारों में सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इंटरनेट के द्वारा हम अपनी सभी समस्याओं को आसानी से हल करने में सफल हुए हैं। तो देखो यहाँ पे जो है, एक तो महत्वपूर्ण खोज के बारे में पहले बता दिया गया, फिर इसके विकास के बारे में कि कैसे इसका विकास डे बाय डे हो रहा है, ठीक है। फिर इसकी प्रारंभिक व्यवस्था के बारे में भी बताएंगे। इंटरनेट के द्वारा हम अपनी सभी समस्याओं को आसानी से हल करने में सफल हुए हैं। ईमेल के द्वारा हम दूर बैठे व्यक्तियों से आसानी से तुरंत बातचीत कर सकते हैं। आज कंप्यूटर रहित जीवन की कल्पना करने से ही मन डरने लगता है। जीवन व्यर्थ व सूना सूना लगने लगता है। ऐसा है, हाँ, अगर हमारे हाथ में मोबाइल ना हो तो हमको उलझन हो जाए कि मोबाइल कहाँ चला गया, है ना। घर पहुँचते ही सारे बच्चे अपने जूते सही जगह पर रखें चाहे ना रखें, भले चाहे बैग कहीं भी फेंक दें, लेकिन मोबाइल को तो वो ऐसे संभाल के रखते हैं। और अगर कहीं फेंका मोबाइल तो मम्मी पापा मारते भी बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, है ना। वैसे मोबाइल कभी फेंकना नहीं चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है। मैं मोबाइल, क्योंकि आजकल मोबाइल छोटा कंप्यूटर का ही कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की टाइपिंग हो या ईमेल भेजना हो या फिर जो है क्या बोलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या वीडियो कॉल हो, ये सब कुछ मोबाइल से हो जाता है, जो पहले सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर से हुआ करता था। तो इसलिए मैं सिर्फ मेरी तरफ से बोल रही हूँ कि आप अपने लाइफ को आप इमेजिन कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर नहीं है तो कम से कम अपने आप को मोबाइल से एसोसिएट करके देखिए कि कैसे मोबाइल आपके लिए यूज़फुल है। सेम वही यूज़ कंप्यूटर का भी हो गया। जीवन व्यर्थ व सुना सुना लगता है, कि मतलब खाली खाली लगता है जीवन, बिल्कुल जैसे कि मोबाइल ना हो तो बिल्कुल बोरियत लगती है। जहाँ एक और कंप्यूटर ने मानव को अपना गुलाम बनाकर, अब देखो यहाँ उसकी बुराइयाँ बता रहे हैं। आलसी, मस्तिष्क से पंगु, यानी कि पंगु बोलते हैं जो अपाहिज होते हैं, वह कई लोगों को बेरोज़गार किया है, तो दूसरी ओर देश को प्रगति की ओर बढ़ाया है। ठीक है, तो इतने सारे यूज़ तो बताए, लेकिन उसकी वजह से कुछ कमियां भी हैं। कंप्यूटरीकरण आज समय की मांग है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की यही डिमांड है। इसका महत्व इसके सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस किस पर निर्भर करती है कि इसका हम अच्छा उपयोग कर रहे हैं या बुरा उपयोग कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि यह हमको गुलाम बना रही है और उस पर इतना डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि उसके बिना मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो फिर तो दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसी चीज़ों को तो फिर बंद कर देना चाहिए। ऐसा बोलते ही आप देखिएगा कि वो पैराग्राफ राइटिंग कर दिया गया ख़त्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है। आप इससे भी शॉर्ट लिख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड हो। ठीक है, 50-60 हो तो 15-20 वाक्य लिख सकते हैं, 10 से 15 वाक्य लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना लिख रहे हैं। आपको इन सब चीज़ों के जो बेसिक नॉलेज, देखो हम लोगों ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का डेवलपमेंट जो है पहले कैसे था और अब वो डेवलप होके कैसे हो गया है, अब कैसे जो है पहले कंप्यूटर में किस तरह के काम हुआ करता था, अब कंप्यूटर का कैसा काम होता है, कुछ नहीं लिखा है। कुछ भी कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में लिखा गया है। बस यही करना होता है अनुच्छेद लेखन में। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और बस उसी पर ही आपको अपने जो मन की बातें हैं वो लिखनी है। ठीक
ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब बारी आती है कहानी लेखन की। कहानी लेखन में भी यही बात होती है कि आपको कहानी जब लिखनी है तो आपको कहानी की रूपरेखा पता होनी चाहिए, टाइटल पता होता है, ठीक है। टाइटल के साथ में हमको कहानी कैसे शुरू करनी है, कहानी कैसे एंड करनी है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बिना देर किए फटाक से हम लोग कहानी लेखन के जो पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं। कहानियाँ सुनने सुनाने की लंबी परंपरा रही है, ये तो सच बात है। सभी कहानी सुनने में बहुत रुचि लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ बताती हूँ तो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। कभी आप लोगों की दादी नानी ने आप लोगों को कहानियाँ सुनाई हैं? खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नानी ने मुझे कहानियाँ सुनाई हैं और मैं अपनी बेटी को कहानियाँ ज़रूर सुनाती हूँ, चाहे वो कोई भी कहानी हो, चाहे वो इंग्लिश की कहानियाँ हो सिंड्रेला वाली, या फिर जो है पंचतंत्र की कहानियाँ हो, मैं सब सुनाती हूँ। तो कहानी सुनते समय बच्चे इतने मस्त हो जाते हैं कि वे खाना पीना भी भूल जाते हैं। तो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत लोग टीवी दिखाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप उनको कहानियाँ इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाएंगे तो वो खाना पीना भूल नहीं जाते, वो खाना पीना खा लेते हैं, वरना तो बहुत नाटक करते हैं बच्चे। देखा है आप लोगों ने ऐसा कभी? कहानी लिखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कला है, आर्ट है कहानी लिखना। अगर आपसे कहा जाए आप अपनी अब तक की लाइफ की कहानी लिखिए, आप लिख लेंगे? कोशिश तो कीजिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, लिखिएगा, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो, कुछ लोग इस प्रकार से कहानी सुनाते हैं कि सुनने वाले के मन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि कहानी केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन भी है। कि कहानी केवल क्या बोलते हैं उसको, मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बेस पर जो हमने अपनी लाइफ से सीखा है उसका भी एक साधन है। दूसरों को ज़रूरी नहीं है कि जो गलती दूसरों ने की हम भी करें, है ना। अब उसने गलती की, गलती करके उसने क्या सीखा, हम उसकी सीख से भी तो सीख सकते हैं। एक अच्छी कहानी वही समझी जाती है जो सरल हो, सरस हो, सजीव हो, रोचक हो, यानी कि इजी हो, उसमें इंटरेस्ट हो, काफ़ी लाइवली हो, कि मतलब उसमें इंटरेस्ट बना रहे और इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। चलो अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए, कहानी सुनाते समय काल्पनिक दृश्य सामने आते जाएं। कि जो कहानी ऐसे सुनाइए कि सामने जो सुन रहा है उसके सामने इमेजिनरी सीन सामने आ जाए, वो इमेजिन करने लगे कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो हमें कहानी लिखते समय ध्यान रखनी है। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, ये तो है ही है। कहानी की भाषा सरल, सरस, मुहावरेदार, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी की घटनाएं ठीक क्रम से लिखी हों, ठीक है, अच्छे सही सीक्वेंस में। ये नहीं कि बाज़ार गए बाद में और पहले ले आए आम ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज़ार गए उसके बाद आम लाए, ठीक है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने बोला है। कहानी के वाक्य छोटे और क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि कहानी क्यों लिखी गई है। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए, यानी कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती हो, ठीक है। अब उदाहरण के रूप में कुछ कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं। पहला है गधा और सियार। कुछ याद आया गधा और सियार से? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आ रहा है तो अभी हम लोग कहानी पढ़ते हैं। एक समय की बात है। देखो, कहानी कोई भी हो, अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे एक समय की बात है, ठीक है। कहानी पता है, कहानी जानते हैं तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए लिखना, वरना फिर कहानी खुद से बनानी पड़ेगी। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। दिन के समय वह गधा धोबी का बोझा ढोने का काम करता, रात के समय वह अपनी इच्छा से घुमा करता था। एक दिन उस गधे की दोस्ती एक सियार से हो गई।
दोनों रात में साथ साथ घूमते, खेतों की बाड़ में लांग कर उसके अंदर घुस जाते, रात भर वहाँ दोनों ककड़ियाँ खाते। अब वो कुछ भी आप लिख सकते हैं। दिन चढ़ने पर अपनी अपनी जगह चले जाते, रोज़ की तरह उस दिन भी। अब फिर देखो, अब कहानी हुई शुरू, यहाँ से तो शुरू हो गई। अब जो मेन इवेंट शुरू हुआ वो यहाँ से। रोज़ की तरह उस दिन भी वे दोनों किसी खेत में ककड़ियाँ खा रहे थे। चांदनी रात थी। चांदनी रात को देखकर गधे का मन गाना गाने को हुआ। अब सोचो गधा गाना कैसे गाएगा? मैं तो वो नहीं बोलने वाली हूँ। हाँ, उसने अपने दोस्त सियार से कहा, चांदनी रात को देखकर मेरा मन गाना गाने को कर रहा है। सियार से कहा। अब सियार भी चालाक है, कहता है हाँ गाओ। सियार गधे को समझाते हुए बोला, नहीं दोस्त नहीं, ऐसा गजब मत करना, तुम गाना बिल्कुल मत गाना। हम दोनों चोरी से ककड़ियाँ खा रहे हैं और चोरी करने वाले को सदा चुप रहना चाहिए। तुम्हारे गाना गाने से हम पकड़े जा सकते हैं। गधा अपनी बात पर अड़ा रहा और गुस्से से बोला, तुम क्या जानो गाना क्या होता है? तुम्हें गाना आता है क्या? तुम्हें गाना आता तो तुम जानते। मैं तो गाना अवश्य गाऊंगा, ज़रूर गाऊंगा। सियार बोला, गाना तुम्हें भी नहीं आता है, तुम तो बुरी तरह रेंकते हो। जो गधे लोग जो आवाज़ निकालते उसको बोलते रेंकता, ठीक है, रेंगना, रेंकता। और जब हम इसको क्रिया के रूप में यूज़ करेंगे तो फिर उसके हिसाब से तुम के अनुसार यूज़ हुआ है तो रेंकते हो, ठीक है। तुम्हारा रेंकना सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। गधे ने सियार की बात नहीं मानी और ज़ोर ज़ोर से रेंकना शुरू कर दिया। गधे के रेंकते ही सियार तो खेत छोड़कर भाग गया। गधे को रेंकते देखते ही सियार खेत छोड़कर भाग गया। अब गधे की बेसुरी आवाज़ सुनकर खेत का मालिक आ गया। उसने डंडे से गधे की जमकर पिटाई कर दी। गधा डंडे की मार से गिर गया। खेत के मालिक ने उसके गले में भारी सी ओखली बांध दी और सो गया। लो बताओ, गधा फालतू ही गाना गाया उसने, अब मालिक ने उसके गले में भारी सी ओखली बांध दिया, वो बेचारा कहाँ जाएगा। गधा अपनी पीड़ा को भूलकर छटपटा उठा और खेत से बाहर निकल भागा। बाहर निकलते ही उसे सियार मिला। सियार ने कहा, दोस्त, मैंने तुम्हें गाना गाने के लिए बहुत मना किया, परंतु तुम माने नहीं। तुम्हारे गले में बंधी ओखली तुम्हारे गाने का पुरस्कार है। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी यह हालत न होती। अब हमने यहाँ पर एंड में लिखा शिक्षा, जैसा समय हो वैसा ही काम करना चाहिए, है ना। ये तो लाइफ में अपनाने वाली बात है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के घर में जो है कोई दुख का कुछ हुआ है और हम वहाँ पर ढोल और खूब हाई म्यूज़िक चला रहे हैं, नहीं अच्छा लगेगा ना, मारे जाओगे, पीटे जाओगे, फिर तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसा समय हो वैसा ही काम होना चाहिए। तो आपने देखा हर चीज़ कैसे सीक्वेंस वाइज है, हर चीज़ किस तरह से एक क्रम के अनुसार है। भाषा बिल्कुल सरल है ना। हर जगह पर देखो, अगर आप कॉमा भूल गए, अगर आप इन्वर्टेड कॉमास भूल गए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपको आपका कहानी लिखना इम्पॉर्टेंट है। ये कहानी को आप जो कहानी लिख रहे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि ऊपर हमको कुछ भूल के तो हमें नीचे ऐड कर लिया। आप कर सकते हैं वो भी, ठीक है ना। सपोज़ आप ये लाइन भूल गए लिखना, ठीक है, और आपने डायरेक्टली यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। अब आप क्या करेंगे? अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर बनाऊँगी एक स्टार, नीचे बनाऊँगी एक स्टार और यहाँ पर वो लाइन लिख डालूँगी। खाली जगह पर स्टार बना करके मैं लिख डालूँगी। तो इससे ये होगा कि हाँ, जो हमसे छूट गया है वो मैंने नीचे लिख लिया है। स्टार नहीं तो छोटा सा सर्कल बना लो, ट्रायंगल बना लो, या फिर ट्रायंगल से स्टार बना लो, है ना। इस तरह से कुछ भी आप बना लीजिए, या फिर इस तरह से ये भी कर सकते हैं। कुछ भी आपका, अगर कुछ छूट गया है
तो आपको, और वो एक बड़ा वाक्य है तो आप नीचे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और शिक्षा लिखना न भूलिएगा, क्योंकि कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अभिमानी का सिर नीचा, ठीक है। सूरज और हवा दोनों ही का जीवन में बहुत महत्व है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। एक बार सूरज और हवा में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से अधिक बलवान कौन है। दोनों अपने आप को एक दूसरे से अधिक बलवान समझते थे। तो देखो यहाँ पे शुरुआत कितनी आसानी से हुई, सूरज और हवा दोनों का ही जीवन में इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, लेकिन और ये भी बोला है कि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। दोनों में से एक भी ना हो, अगर दोनों में से, हवा और सूरज में से अगर एक भी चीज़ हमें ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और अब बारी आई कि आखिर इन दोनों में क्या हुआ। इन दोनों में हुई बहस, और ये हुआ कि बहस किस बात पे हो रही थी कि अधिक बलवान कौन है। दोनों अपने आप को एक दूसरे से अधिक बलवान समझते थे। हवा का सोचना था कि वह सबको तेज हवा से उड़ा सकती है और एक पल में सुखा सकती है, इसलिए वह अपने आप को बलवान समझती थी। सूरज की सोच थी कि वह अपनी तेज चमक व धूप से सबको पराजित कर सकता है। दोनों में कौन अधिक बलवान है, इसको सिद्ध करने के लिए दोनों में लगी शर्त। हाँ, दोनों में शर्त लगी। इतने में उधर से एक व्यक्ति गुजरा जिसने एक कंबल ओढ़ रखा था। अब पहले हवा ने अपने पूरे वेग से, देखो वेग से, ठीक है, हवा का वेग होता है, ठीक है, हवा की गति नहीं होती, हवा का वेग होता है, के साथ व्यक्ति का कंबल उतारने व उड़ाने की कोशिश की कि कंबल वो उड़ जाए। कंबल उड़ने ही वाला था कि व्यक्ति ने उसे ज़ोर से पकड़कर शरीर को ढक लिया। हवा ने एक बार फिर प्रयत्न किया। देखो, कोशिश करने के बजाय क्या लिखा, प्रयत्न, या आप प्रयास लिख सकते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी का यूज़ कीजिए। वह फिर भी व्यक्ति का कंबल न उतरवा सकी, इसलिए हवा से व्यक्ति इतना प्रभावित न हो सका। अब सूरज को अपना बल सिद्ध करना था। देखो, ताकत दिखानी थी बोल सकते थे, लेकिन क्या बोला है, अपना बल सिद्ध करना था। सूरज अपने पूरे यौवन पर चमकने लगा, जिससे धूप ने निरंतर फैलना शुरू किया। पसीने से उस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से भर गया। गर्मी ने व्यक्ति को इतना व्याकुल, अब व्याकुल मतलब परेशान हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें शुद्ध हिंदी लिखेंगे तो हमारी कहानी ज़्यादा अच्छी लगेगी। व्याकुल कर दिया कि उसने कंबल के साथ साथ अपना कुर्ता भी उतार दिया। इस तरह सूरज व्यक्ति को पूरी तरह से प्रभावित करने में सफल हुआ। सूरज ने अपने आप को हवा से श्रेष्ठ और बलवान साबित किया और हवा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। ठीक है, अब इसकी शिक्षा, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हवा को मेन तो बहुत अभिमान था। ठीक है, तो हवा का अभिमान किसने तोड़ा, सूरज ने। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को एक कहानी लिखनी है प्यासा कौवा पर। सबको पता है ना प्यासा कौवा की कहानी, सबसे इजी। चलो, तो आप लोगों को अभी नहीं, आप लोगों के लिए यही होमवर्क है। हाँ, प्यासा कौवा की कहानी लिखो और फिर मुझे बताना, ठीक है। अब है अनुच्छेद लेखन के लिए कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। जब किसी विषय पर निश्चित क्रम से विचारों को प्रकट किया जाता है, निश्चित क्रम यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में, तो इस ऐसे लेख को जो लिखा जाता है उसे हम लेख बोलते हैं, को हम अनुच्छेद कहते हैं। बस इतना जानना ज़रूरी है, ये परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी अनुच्छेद को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। आरंभ मतलब कि स्टार्ट, इसे भूमिका या प्रस्तावना कहते हैं। इसमें विषय का साधारण परिचय दिया जाता है। फिर बात आती है मध्य भाग, इसमें अनुच्छेद की सारी बातें विस्तार से लिखी जाती हैं। अंत, इसे उपसंहार कह सकते हैं। इस भाग में अनुच्छेद का निष्कर्ष होता है। ठीक है, और अब बात निबंध और अनुच्छेद में अंतर। निबंध का आकार बड़ा होता है जबकि अनुच्छेद छोटा होता है। निबंध में बातें विस्तार से
उदाहरण के साथ समझाई जाती हैं, जबकि अनुच्छेद में उन्हें शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है। निबंध में किसी विषय के बारे में बताया जाता है डिटेल में, जबकि अनुच्छेद में किसी विषय के एक पक्ष को, एक पहलू को बताया जाता है। ठीक है। अब बारी आती है कहानी लेखन के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको याद रखने की। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। ठीक है। इसकी भाषा सरल, सरस और मुहावरेदार होनी चाहिए। यानी कि कहानी की घटनाएं ठीक क्रम से लिखी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर क्रम होना चाहिए, यानी कि कुछ भी चीज़ हमने कहीं भी लिख दी, प्रॉपर सीक्वेंस में। ठीक है। इसके वाक्य छोटे, क्रमबद्ध होने चाहिए और उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। कहानी हमेशा सदैव शिक्षाप्रद होनी चाहिए। एक पॉइंट मेरी तरफ से कि कहानी में जितना हो सके शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाए। ठीक है। आ गया समझ में? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैंने बोला है कहानी लिखने के लिए। कौन सी कहानी? प्यासा कौवा। लिख करके मुझे अगले वीडियो में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कहानी लिखी तो क्या लिखी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। खेलिए कूदिए, मज़े करिए और आराम करिए। ठीक है बच्चों, मैं चलती हूँ। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।